एक क्वेश्चन है जो 2013 में आया था और वही क्वेश्चन सेम 2016 में रिपीट हुआ है। तो मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको। जो सबसे पहले आया था 2013 में, वह पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं के प्रायः होते रहने के कारण बताइए। यही क्वेश्चन थोड़ा सा टर्म चेंज करके आया है कि हिमालय 2016 में हिमालय भूस्खलन के प्रति अत्यधिक प्रवण है, कारणों की विवेचना कीजिए तथा अल्पीकरण के उपाय सुझाइए। ये दोनों क्वेश्चन मैंने कंबाइंड करके दोनों को कंबाइंड करके आंसर लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर है भूस्खलन यद्यपि एक प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन से तात्पर्य उस घटना से है जिसमें भूमि अथवा स्थलखंड का कोई भाग ढाल प्रवणता या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे ढाल की ओर नीचे सरकती है। इसको क्या बोलते हैं? भूस्खलन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन की घटनाएं अक्सर भारी वर्षा के कारण होती हैं, ठीक है ना। और यदि वहाँ भारी वर्षा ही जरूरी नहीं है, अगर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उससे जो मान लो माइनिंग का काम चल रहा है या फिर कोई निर्माण कार्य चल रहा है, डैम बनाया जा रहा है या कोई अंडर टनल बनाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो भी वाइब्रेशन होता है उससे भी ये भूस्खलन हो सकता है आसपास क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखते हैं कि पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाएं प्रायः होते रहने के निम्न कारण है। हमने पश्चिमी घाट क्यों लिया है? क्योंकि 2013 में क्वेश्चन क्या था? पश्चिमी घाट की तुलना में हिमालय में भूस्खलन की घटनाओं के प्रायः होते रहने के कारण बताइए। ठीक है, तो हमने पहले पॉइंट लिखा है प्राकृतिक कारण। हिमालय पर्वत श्रृंखला भूगर्भिक रूप से एक नवीन बलित पर्वत है। इसमें उत्थान की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। नवीन बलित पर्वत होने के कारण इसके चट्टान सुगठित व समायोजित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण भूस्खलन होता है, जबकि पश्चिमी घाट की संरचना अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक घटना एक हो गई। नेक्स्ट लिखा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट की अभिसरण सीमा पर स्थित है। यहाँ भूकंप आते हैं जिसके कारण भूस्खलन होता है। दूसरा हो गया। तीसरा है, ये मानव निर्मित है, मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी अभी भी निर्माण प्रक्रिया से गुजर रही है और जिस कारण इसमें हलचल की घटनाएं होती हैं जो भूस्खलन का कारण बनती हैं। हिमालय श्रेणी पर भारी बारिश या बादल फटने की घटना होती है, जिससे अत्यधिक पानी की वजह से ही भूस्खलन होता है। हिमालय क्षेत्र में सर्दी में बर्फबारी होती है। बर्फबारी पिघलने से वहाँ पर मिट्टी कमजोर हो जाती है और भूस्खलन की अनुकूल हो जाती है, जबकि पश्चिमी घाट में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जलोढ़, आपने अगर जलोढ़ मिट्टी सुना हो, बांगर और खादर, तो ये कहाँ से आती है? हिमालयी नदियों से ही आती है। तो इसमें क्या लिखा है हमने? हिमालय से निकलने वाली नदियों में अवसाद की मात्रा अधिक होती है, जबकि पश्चिमी घाट की नदियों में अवसाद की मात्रा कम होती है। ये अवसाद क्यों जमा होता है? क्योंकि वो हिली रीजन है और हिली रीजन में अभी भी वहाँ पे नदियों में अवसाद की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई एवं ढाल की तीव्रता हिमालय पर्वत की तुलना में काफी कम है। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा है मानवीय कारण क्या क्या है। जैसे ढालों पर स्थित पेड़ों की कटाई से वहाँ मिट्टी कमजोर हो रही है, जिससे भूस्खलन होता है। और मैंने बताया वहाँ पर निर्माण कार्य अधिकतर हो रहे हैं, जो हम पहले देख चुके हैं। अत्यधिक व अवैध खनन के कारण भी भूस्खलन होता है। चराई के कारण भी मिट्टी का संगठन कमजोर पड़ता है, जिससे भूस्खलन होता है। निर्माण कार्य चल रहे हैं जिससे भूस्खलन हो रहा है। अभी हमने लिखा है कि ये सुझाव है एक प्रकार से कि प्राकृतिक जनक भूस्खलन को रोका नहीं जा सकता है, बल्कि इसके पूर्वानुमान लगाकर इससे होने वाली जान माल के नुकसान को कम किया जा सकता है। मानव जनित भूस्खलन को रोका जा सकता है। परिष्कृत चेतावनी तंत्र का विकास कर भूस्खलन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। और अन्य उपाय क्या है कि वनोरोपण को बढ़ाइए, खनन प्रक्रियाओं को रोका जाए, चराई नियंत्रण किया जाए। सीधा सीधा एक बात बोला जाए वो ये कि एंथ्रोपोनोजिक एक्टिविटी जितनी भी होती है उन सबको बंद कर दिया जाए या कम किया जाए। अगर किया भी जाए तो एक साइंटिफिक तरीके से किया जाए, ताकि वहाँ पे जो भी नेचुरल रॉक स्ट्रक्चर है उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो ऐसे भूस्खलन आते रहेंगे। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का। महासागरीय लवणता में
विभिन्नताओं के कारण बताइए तथा इसके बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये ओशिनोग्राफी है। इसका आंसर लिखते हैं कि पृथ्वी पर महासागरों की लवणता को बाष्पीकरण और वर्षा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्या है? बाष्पीकरण और वर्षा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। महासागरीय लवणता महासागरीय जल के प्रति किलोग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा है। क्या है? किलोग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा है। विभिन्न स्थानों पर लवणता की मात्रा भिन्न भिन्न पाई जाती है। महासागरों में लवणता को जन्म देने वाले तत्व क्या क्या है? सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। अधिकतर आपने सोडियम क्लोराइड ही सुना होगा या ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम क्लोराइड। इसके अलावा भी कई सारे क्लोराइड हैं जिससे इसकी लवणता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है महासागरीय लवणता में भिन्नताओं के कारण। तो हम देखते हैं महासागरीय कारण से हैं। समुद्र में लवणता का कारण उनमें मिलने वाली नदियां भी हैं। क्या है? मिलने वाली नदियां। जिन महासागरों में नदियां अधिक मिलती हैं उस महासागर का जल अपेक्षाकृत खारा होता है या सॉल्टी होता है, क्योंकि नदी में जल समुद्र के जल की लवणता को कम कर देता है, कम खारा होता है। ठीक है, वो डाइल्यूट हो जाता है कहना चाहिए। जिन समुद्री क्षेत्रों में वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र होती है वहां लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। क्या है? वाष्पन की क्रिया तीव्र होती है तो वहां लवणता की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए मृत सागर जिसमें लवणता की मात्रा 24% या यानी 240 प्रति हजार है। प्रति हजार मतलब हमने आगे देखा क्या है? किलोग्राम में उपस्थित लवण की मात्रा। तो ये मात्रा है। ध्रुवों की तरफ जाने पर लवणता की मात्रा घटती जाती है। जिन महासागरीय क्षेत्रों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अधिक देखा जाता है उन क्षेत्रों में लवणता की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। यही हमने क्या लिखा है कि वाष्पन की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है, और यही क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का हमने एक और पॉइंट बना दिया था। बाल्टिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरीय क्षेत्र में हिमखंडों से पिघला हुआ ताजा पानी आकर मिलता है और ये डाइल्यूट हो जाता है, तो क्या है? कम लवणीय बनता है। ये हमने कहाँ पर लिखा है? यहाँ पे जल समुद्रों को लवणता को कम कर देता है। कौन सा? नदियों का जल। यही है कि जो बर्फ भी पिघलती है तो कम लवणीय हो जाता है। आगे हम देखें कि महासागरीय लवणता के बहुआयामी प्रभाव क्या क्या है। पहला है महासागरों की सतह के जल की लवणता मुख्यतः बाष्पीकरण एवं वर्षण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट हमने लिखा है कि तापमान और घनत्व में परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है, क्योंकि जल की लवणता घनत्व और तापमान परस्पर संबंधित है। तापमान हमने देख लिया क्यों है, वो डाइल्यूट कर देता है या उसका डेंसिटी कम कर देता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जल की लवणता जल के जमने और पिघलने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। और हमें क्या देखा भी कि अगर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो उसकी लवणता कम होती है। समुद्र में कम लवणता विभिन्न जलीय जीवों प्लैंक्टन्स के अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है और जो पूरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है। ये प्लैंक्टन्स क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, और प्लैंक्टन्स कितनी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है महासागरीय जल धाराएं घनत्व में भिन्नता होने के कारण प्रभावित होती हैं। क्या है? जल धाराएं भी सॉल्ट के कम ज़्यादा होने से भी ये प्रभावित होती हैं। जल घनत्व में परिवर्तन इसके प्रभाव को प्रभावित करेगा। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। महासागरीय लवणता में भिन्नताओं के कारण आपने बताए, और बहुआयामी प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देखा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 का ही है। देखते हैं कि क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। सबसे पहले हमें जानना है क्रायोस्फीयर क्या है, मतलब कम तापमान, लो टेम्परेचर। आंसर लिखते हैं जमे हुए जल के विभिन्न रूपों जैसे बर्फ, समुद्री बर्फ, झील, नदी बर्फ, बर्फशीर, बर्फबारी, हिमानी, हिमचादर, आइसबर्ग, ये कितनी सारी चीजें हैं। ये अलग अलग नाम है बर्फ के, और ये बर्फ क्या है जगह के हिसाब से इसके नाम भी अलग अलग है। तो आप इसको एक बार चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं, और उनका अगर आप गूगल इमेज पर इनका वो डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि क्रायोस्फीयर में क्या क्या अलग अलग है। हिमानी चादर क्या है, बर्फबारी कहाँ कैसे होती है, समुद्री बर्फ क्या है, ग्लेशियर्स क्या है, झील और नदी पर बर्फ कैसी होती है, बर्फशीर क्या है, ठीक है, इत्यादि की ही एक साथ हिमांक या क्रायोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी पर वे स्थान जहाँ जल ठोस रूप में रहता है, जैसे कि हमने बताया अभी, उसको क्या बोलते हैं, क्रायोस्फीयर बोलते हैं।
क्रायोस्फीयर पृथ्वी पर एक जीवन रक्षक पेटी की तरह है। पृथ्वी पर ताजे जल का लगभग कितना 70% ग्लेशियर और बर्फ के रूप में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है, जिसका पेयजल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित बर्फ विभिन्न प्रजातियों का निवास स्थान है। साथ ही यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। हालांकि पृथ्वी का अधिकांश बर्फ ध्रुवों के पास पाए जाते हैं। बर्फ का एल्बिडो अत्यधिक होने के कारण यह सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप का अधिकतम मात्रा को परावर्तित कर क्या है एल्बिडो, आपको बताना है एल्बिडो क्या है। पृथ्वी को गर्म होने से बचाता है। साथ ही इस प्रकार हिमांक मंडल या क्रायोस्फीयर की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पृथ्वी के तापमान और ऊष्मा बजट के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को काफी प्रभावित करता है। हिमांक मंडल वायुमंडल की ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है। यहाँ पर दो टर्म आए हैं, एल्बिडो और ऊष्मा बजट। इन दोनों को आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि ये क्या है और ये जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार से योगदान निभाते हैं। आगे लिखते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में मौजूद बर्फ के पिघलने से भूमि बाहर आ जाएगी और बर्फ के नीचे भूसतह से जुड़ी मीथेन वातावरण में पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा, वातावरण गर्म हो जाएगा। आपको बताना है कि CO2 और मीथेन में से कौन सा सबसे ज्यादा हीट को कैप्चर करता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य पदार्थों के विपरीत बर्फ का गलनांक अपेक्षाकृत कम है और यह ठोस व तरल में आसानी से बदल जाता है। पृथ्वी के तापमान में मामूली बदलाव हजारों वर्ग मील बर्फ को पिघला सकती है और इस प्रकार हिमांक मंडल जलवायु परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली संकेतक है। जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो क्या है, जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा संकेतक है। अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग और इन सब चीज़ों पर लगाम नहीं लगाई तो हो सकता है कि हमारा अधिकतर जो पेनिनसुलर एरिया है उसमें पानी आ सकता है, समुद्री जल आ सकता है और कई सारे क्षेत्र समुद्र के अंदर समाहित हो सकते हैं। आई होप आपको ये आंसर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए जो मैंने आपसे पूछा है। और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।